हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से एक नई वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टैली प्राइम में डिलीवरी चालान किस तरीके से जनरेट किया जाता है, किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। दोस्तों, जीएसटी में गुड्स को यदि एक जगह से दूसरी जगह यदि ट्रांसपोर्ट करना है तो उसके लिए ई-वे बिल का होना ज़रूरी होता है। अब ई-वे बिल जनरेट करने के लिए जनरली 3 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे टैक्स इनवाइस हो गया, बिल ऑफ सप्लाई हो गया, डिलीवरी चालान हो गया। डिलीवरी चालान कुछ केसेस में जनरेट किया जाता है, जैसे कि सीकेडी एसकेडी फॉर्म में गुड्स को यदि ट्रांसपोर्ट किया जाता है, या जॉब वर्क के केस में, या फिर ओन यूज़ के लिए गुड्स का ट्रांसफ़र, जैसे कि ब्रांच ट्रांसफ़र हो गया, स्टॉक ट्रांसफ़र हो गया, या फिर कोई एग्जीबिशन के लिए गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना, या फिर गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस पे यदि ऐसा होता है तो भी डिलीवरी चालान की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों, डिलीवरी चालान का जीएसटी में क्या रूल्स वगैरह दिया गया है, क्योंकि उसमें जो रूल्स बताया गया उसके अकॉर्डिंग ही डिलीवरी चालान को तैयार किया जाता है और उसके बेसिस पे ई-वे बिल को जनरेट किया जाता है। तो डिलीवरी चालान को समझने के लिए दोस्तों टैली प्राइम में हमें उसके कुछ बेसिक रूल्स को समझना है। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आपसे रिक्वेस्ट है आगे बढ़ने से पहले कि आप चैनल पर नए हैं तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें कि कोई भी वीडियो जीएसटी, इनकम टैक्स या अकाउंटिंग से रिलेटेड चैनल पे आपको हमेशा अपडेट मिलता है। सो दोस्तों फ्रेंड्स, जॉब वर्क का मतलब ये होता है कि किसी थर्ड पार्टी से हम अपना वर्क कराते हैं और इसके लिए हम रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, या सेमी फिनिश गुड्स रहता है या कैपिटल गुड्स रहता है, तो हम किसी थर्ड पार्टी को हायर करके आउटसोर्स कर देते हैं अपने वर्क को, उसको जॉब वर्क कहते हैं। जीएसटी में जॉब वर्क के लिए जो डिलीवरी चालान जनरेट किया जाता है उसके कुछ रूल्स हैं जिसको कि हमें टैली प्राइम में जनरेट करने के लिए फॉलो करने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले तो जॉब वर्क के कुछ बेसिक्स होते हैं जिसको कि हम देखते हैं यहाँ पर। जॉब वर्क एक वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट होता है जॉब वर्कर और प्रिंसिपल के बीच में। जॉब वर्कर जो होता है बेसिकली थर्ड पार्टी होती है जो कि हमारे द्वारा दिए गए रॉ मटेरियल या सेमी फिनिश गुड्स पे वर्क करती है और हमें फिनिश गुड्स लौटा देती है। प्रिंसिपल वो होता है जो कि गुड्स को सेंड करता है जॉब वर्कर को, उसको प्रिंसिपल कहते हैं। तो प्रिंसिपल और जॉब वर्कर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है ताकि वो इनपुट कैपिटल गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स जो प्रिंसिपल सेंड करता है उस पर वो कुछ ट्रीटमेंट या प्रोसेस करके उसे एक टाइम लिमिट के अंदर क्या करे, रिटर्न कर दे। तो ये जो ट्रीटमेंट और प्रोसेस जॉब वर्कर करता है ये बेसिकली प्रिंसिपल के स्पेसिफिकेशन या फिर आधार पर उसके जो आदेश होते हैं उसके आदेश के अनुसार ही वो कुछ ट्रीटमेंट और प्रोसेस करता है। करने के बाद वो इनपुट और कैपिटल गुड्स या सेमी फिनिश गुड्स को जिस फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके वो सेंड कर देता है। अब ये होता है कि रिटर्न करने की टाइम लिमिट क्या होती है। तो रिटर्न करने की टाइम लिमिट डिपेंड करती है कि आपने जो गुड्स भेजा है वो किस प्रकार का है। यदि इनपुट है, यानी कि यदि सेमी फिनिश गुड्स या रॉ मटेरियल आपने सेंड किया है तो उस केस में जिस डेट को जॉब वर्कर को रिसिप्ट होगा ये रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश गुड्स, उस डेट से 1 ईयर के अंदर गुड्स को क्या करना है, रिसीव करना है, यानी रिटर्न करना है। और कैपिटल गुड्स के केस में है कि जिस डेट को जॉब वर्कर को रिसीव होता है उसके 3 साल के अंदर वो कैपिटल गुड्स, मतलब कोई मशीनरी हो गया जिसको कि प्रिंसिपल क्या करना चाहता है कि जॉब वर्कर से थर्ड पार्टी से वो मैन्युफैक्चर करा करके रॉ मटेरियल या सारा कंपोनेंट्स, पार्ट्स, एक्सेसरीज सब कुछ प्रिंसिपल ही देगा, और लेकिन जॉब वर्कर क्या करेगा, उसको मशीनरी में या फिर किसी और फॉर्मेट में कन्वर्ट करके इनको वापस कर देगा। तो टाइम लिमिट को फॉलो करना जरूरी है। 1 साल इनपुट के लिए, 3 साल कैपिटल गुड्स के लिए है। यदि इस टाइम लिमिट के अंदर यदि गुड्स रिसीव नहीं किया जाता है प्रिंसिपल के द्वारा तो वो जीएसटी के रूल के अकॉर्डिंग सप्लाई मान लिया जाएगा। विच मीन्स कि यदि 1 साल कंप्लीट हो गया और आपको इनपुट रिसीव नहीं हुआ, कैपिटल गुड्स 3 साल के अंदर रिसीव नहीं होता है, तो उसके बाद जो वो टाइम एक्सपायर होता है तो उसके बाद सप्लाई मान करके जीएसटी की लायबिलिटी प्रिंसिपल के ऊपर लगा दी जाएगी और प्रिंसिपल को उसका पेमेंट करना पड़ेगा। अब दोस्तों बात करते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट की, कि एक प्रिंसिपल जो कि गुड्स को सेंड करता है जॉब वर्कर को, तो वो जो भी रॉ मटेरियल हो या सेमी फिनिश गुड्स हो या कैपिटल गुड्स है वो जहाँ से भी खरीदता है तो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या इसे मिलेगा? तो आंसर इज यस। उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट इमीडिएटली मिल जाएगा, वो क्लेम कर सकता है
उसको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। विच मीन्स कि अब जॉब वर्कर को 1 साल के अंदर वो गुड्स तैयार करके रिटर्न करना है या कैपिटल गुड्स 3 साल के अंदर करना है, तो जब वो वापस करेगा तब ये आईटीसी क्लेम नहीं करेंगे, वो आईटीसी इमीडिएटली कर लेंगे, इनको वेट नहीं करना है। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट में 2 केसेस बनते हैं। पहला केस ये है कि जो रॉ मटेरियल यदि प्रिंसिपल के प्लेस ऑफ बिजनेस से सेंड किया जाता है जॉब वर्कर को, तो उस केस में भी उन्हें आईटीसी मिलेगा। और यदि प्रिंसिपल का कोई सप्लायर है, यानी फ्रॉम प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सप्लायर ऑफ प्रिंसिपल का यदि कोई सप्लायर है, यदि वो रॉ मटेरियल या फिर कैपिटल गुड्स या फिर कुछ सेंड करता है, तो प्रिंसिपल उसको इंस्ट्रक्शन देता है कि ठीक है, आप हमें ना भेज करके आप डायरेक्टली क्या करिए, जॉब वर्कर को सेंड कर दीजिए, इस एड्रेस पे भेज दीजिए। तो ऐसे केस में भी इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउड है और प्रिंसिपल जो है इसको क्लेम कर सकता है। तो बात आती है कि कंप्लायंस बर्डन किसके ऊपर आता है। प्रिंसिपल और जॉब वर्कर के बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वर्क को करने के लिए, उसके लिए जो गवर्नमेंट का जो कंप्लायंस है वो किसे फुलफिल करना है। तो इसमें क्या होता है ना कि प्रिंसिपल के ऊपर ही सारी लायबिलिटी आती है। प्रिंसिपल इसके ऊपर इसलिए आती है क्योंकि जो जॉब वर्कर की कैटेगरी है वो बेसिकली एमएसएमई सेक्टर से बिलोंग करते हैं, छोटे लेवल के होते हैं, उनके टर्नओवर उतने ज़्यादा नहीं होते हैं, इसलिए वो अनरजिस्टर्ड के कैटेगरी में आते हैं। तो जो कंप्लायंस बर्डन वो प्रिंसिपल के ऊपर आ जाता है। तो प्रिंसिपल को ई-वे बिल जनरेट करना है, सेंड करते समय भी, रिसीव करते समय भी जनरेट करना पड़ सकता है। ITC 04 सबमिट करना होता है। ITC 04 में कुछ इन्फॉर्मेशन जो डिलीवरी चालान की इन्फॉर्मेशन है कि आपने कितने गुड्स या कैपिटल गुड्स को आपने सेंड किया जॉब वर्क के लिए, कितना रिटर्न हो गया, कितना अभी पेंडिंग में है, कितना अभी रिटर्न नहीं हुआ है, ये सारी डिटेल ITC 04 में सबमिट करनी पड़ती है, तभी एक प्रिंसिपल को ITC मिलता है, क्लेम मिलता है। और GSTR 1 में भी एक जो 13A टेबल है उसमें GSTR 1 में भी रिपोर्ट करना पड़ता है डिलीवरी चालान की डिटेल, और अकाउंट्स भी प्रिंसिपल को ही मेंटेन करना होता है। अब दोस्तों जो प्रिंसिपल होता है जो डिलीवरी चालान के केस में, प्रिंसिपल जो होता है वो देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ कैटेगरी, कुछ इंडस्ट्री यहाँ पे हमने दे रखी है। जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर में जॉब वर्क के केसेस होते हैं, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन के केस में भी आता है, फर्नीचर, कंप्यूटर, मशीनरी, शूज़, गारमेंट्स, ये कुछ इंडस्ट्री या सेक्टर्स हैं जिसमें कि जॉब वर्क के वर्क करवाए जाते हैं, यानी कि आउटसोर्स किया जाता है एक्टिविटीज़ को। अब डिलीवरी चालान ट्रांसपोर्टेशन के लिए बेसिकली प्रिपेयर किया जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि यदि आप गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं तो ई-वे बिल जनरेट करना होता है। ई-वे बिल के लिए जॉब वर्क के केस में डिलीवरी चालान की ज़रूरत पड़ती है। तो 3 केसेस में डिलीवरी चालान चाहिए। पहला है कि प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर, यानी कि एक प्रिंसिपल ही जॉब वर्कर को जो माल सेंड करता है तो डिलीवरी चालान चाहिए। जॉब वर्कर टू अनदर जॉब वर्कर, अब जिस जॉब वर्कर को माल भेजा गया उसने कुछ वर्क करा, फिर उसने किसी अनदर जॉब वर्कर को सेंड कर दिया फर्दर प्रोसेसिंग के लिए, तो उस केस में भी डिलीवरी चालान की ज़रूरत पड़ती है। और जॉब वर्कर ने यदि वर्क कंप्लीट कर दिया उसके बाद जब प्रिंसिपल को रिटर्न करता है तो उस केस में भी डिलीवरी चालान की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल, बिग शू मैन्युफैक्चरर सेंड आउट द हाफ मेड शूज़ टू द स्मॉलर मैन्युफैक्चरर टू फिट इन द सोल्स। ऐसे शूज़ इंडस्ट्री में क्या होता है कि थर्ड पार्टी को आउटसोर्स किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि जूता बनाने वाली कंपनी है, उसने कि ऊपर वाला जो लेयर है, अपर पार्ट उसने कंप्लीट करा, नीचे का सोल का जो वर्क है वो किसी थर्ड पार्टी को उसने आउटसोर्स कर दिया। तो ये कुछ एग्जांपल हैं जो इसी में से लिए गए। और दोस्तों ई-वे बिल जनरेट करना है यदि डिलीवरी चालान के बेसिस पर जॉब वर्क के केस में, तो यदि इंट्रा स्टेट यदि जॉब वर्क है, यानी कि आप विद इन द स्टेट यदि जॉब वर्क के लिए गुड्स को सेंड कर रहे हैं, तो उस केस में यदि वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू यदि गुड्स की 50,000 के ऊपर है तो आपको ई-वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। और कुछ सिटीज़ में, कुछ स्टेट में 1 लाख की लिमिट है, जैसे दिल्ली में 1 लाख की लिमिट है। यदि 1 लाख का यदि टैक्सेबल गुड्स क्रॉस करता है तो उस केस में ई-वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। इंटर स्टेट जॉब वर्क के केस में है कि यदि एक 1 स्टेट टू अनदर स्टेट यदि सेंड किया जाता है तो उस केस में कोई भी वैल्यू रहेगी, जॉब डिलीवरी चालान क्रिएट करना ही पड़ेगा और उसके आधार पे ई-वे बिल बनानी पड़ेगी।
अब आती है कि यदि जॉबर के केस में डिलीवरी चालान के थ्रू ई वे बिल जनरेट यदि आप कर रहे हैं तो उस केस में एक ऑप्शन होता है टैक्सेबल वैल्यू और फिर टैक्स का। टैक्स में CGST, SGST, IGST का जो कॉलम है उसमें देखिए कुछ लोगों का ये सोचना है कि वहाँ पे टैक्स का अमाउंट दिखाया जाना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से ये है कि उसमें दो केसेस हैं। पहला केस ये है कि यदि सप्लाई के इंटेंशन से यदि प्रिंसिपल जॉब वर्कर को गुड्स सेंड कर रहा है, यानी कि वो वापस नहीं लेगा, उसको ये मान लिया गया कि वो सप्लाई ही उसको करेगा, तो ऐसे केस में वो टैक्सेबल वैल्यू के साथ साथ टैक्स दिखाएगा ई वे बिल में। और यदि उसे गुड्स को रिटर्न करना है, रिटर्न लेना है, तो उस केस में वो क्या करेगा, ई वे बिल में टैक्स को जीरो रखेगा, जैसे कि मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में अपने जीरो करके आपको दिखाया था ई वे बिल जनरेट करते समय, आप उसको वॉच करें। तो CGST, SGST, IGST और GST सेस एप्लीकेबल ओनली फॉर द सप्लाई टू द कंसाइनी। जब कंसाइनी को सप्लाई होगा तभी ई वे बिल जनरेट करते समय टैक्स वाला ऑप्शन में टैक्स भरा जाएगा, अदरवाइज नहीं भरा जाएगा। क्योंकि डिलीवरी चालान के थ्रू बहुत सारे केसेस होते हैं ना, जिसे आप अप्रूवल पे भेज रहे हैं या रिटर्न के बेसिस पे गुड्स को सेंड कर रहे हैं, तो डिलीवरी चालान के थ्रू आपने भेज दिया, इनवाइस बाद में जनरेट होती है। कुछ केसेस में क्या होता है कि आप जो है अभी डिलीवरी चालान के थ्रू माल भेज दिए और वहाँ पे वेरिफिकेशन होगा क्वांटिटी का, वेट का और उसके क्वालिटी का, उसके बाद जो है अप्रूवल मिलेगा, तब आप इनवाइस जनरेट करेंगे। तो ऐसे केस में आपको टैक्स वहाँ पे शो करना होता है, लेकिन जॉबर के केस में आपको टैक्स का अमाउंट उसमें दिखाने की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि वो सप्लाई का इंटेंशन ना हो। तो दोस्तों, इस एग्जाम्पल के बेसिस पे हम टैली प्राइम में डिलीवरी चालान जनरेट करेंगे। यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल है, कैंपस फुटवियर है जो कि जूता बनाने वाली कंपनी है। लेट्स से दैट कि ये कैंपस फुटवियर आगरा को बिलोंग करती है और उसका GSTIN नंबर जो आगरा में ही अलॉटेड है और स्टेट उत्तर प्रदेश है। जॉब वर्कर किरण इंटरप्राइजेज है जो कि इलाहाबाद में रजिस्टर्ड है, उसका GST नंबर यहाँ पे दिया गया है, ये अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है। और यहाँ पे डेट है 25 फरवरी 2023 और डिलीवरी चालान का जो नंबर है 125 हमने मान लिया है। और प्रोडक्ट है शूज़, उसका डिस्क्रिप्शन है अपर पार्ट शूज़, यानी कि शूज़ का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो यहाँ से भेजा जा रहा है जॉब वर्कर यानी किरण इंटरप्राइजेस को, ताकि वो उस पर कुछ प्रोसेस करके कुछ लेयर जो नीचे जो है उसका सोल है, उस जूते के नीचे सोल लगा करके कैंपस फुटवियर को वापस कर देगा। क्वांटिटी है 1500 और रेट है 300 का। HSN कोड है 6402, टैक्सेबल वैल्यू है 4.5 लाख रुपए। GST का रेट है 5%। ये रेट तभी लगेगा जब कैंपस फुटवियर का ये इंटेंशन होगा कि किरण इंटरप्राइजेज जूता बनाने के बाद वहीं से बेच दे, तब उस केस में हम टैक्सेबल वैल्यू के साथ साथ GST का अमाउंट दिखाएंगे ई वे बिल में, अदरवाइज नहीं दिखाएंगे। अब हम इस केस को टैली प्राइम में कैसे करेंगे वो हम एंट्री पास करके आपको दिखाएंगे और डिलीवरी चालान जनरेट करके दिखाएंगे। दोस्तों, टैली प्राइम में जॉब वर्क के केस में डिलीवरी चालान बनाने के लिए सबसे पहले आपको गेटवे ऑफ टैली पे आना है और यहाँ पे आने के बाद आपको अल्टर पे क्लिक करना है। अल्टर पे क्लिक करने के बाद आपको वाउचर टाइप में आना है। वाउचर टाइप पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको डिलीवरी नोट दिख रहा होगा, लेकिन इसको अल्टर करना है। अल्टर करने के बाद यहाँ पे आपको डिलीवरी चालान लिखना है। डिलीवरी चालान लिखने के बाद आपको ये वाला ऑप्शन यस करना है। यस करने के बाद यहाँ पे मैंने मैनुअल सेलेक्ट किया है और ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन है, आप इसमें से कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। मैनुअल मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे मैनुअली फीड करना है, इसलिए मैंने मैनुअल किया हुआ है। इसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पे मेक दिस वाउचर टाइप एज ऑप्शनल बाय डिफ़ॉल्ट, यहाँ पे यस करना है। यस इसलिए करना है क्योंकि जब आप डिलीवरी चालान की एंट्री करेंगे तो उसका इफेक्ट लेजर पे नहीं पड़ेगा और ना ही बैलेंस शीट और ना ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे पड़ेगा, इसलिए इसको यस करना है। यस करने के बाद इसको आपको एक्सेप्ट करा देना है। एक्सेप्ट कराने के बाद आपको यहाँ पे बाहर आना है, एस्केप प्रेस करके। बाहर आने के बाद आपको वाउचर्स पे क्लिक करना है क्योंकि अब हम एंट्री करने जा रहे हैं। यहाँ पे आने के बाद आपको F10 प्रेस करना है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। F10 जब प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है डिलीवरी चालान के ऊपर। डिलीवरी चालान आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे देखिए डिलीवरी चालान और यहाँ पे नंबर पूछ रहा है 125। हमारा जो डेट था वो था 23 फरवरी 2023।
ठीक है, हमने इंटर कर दिया। यहाँ पे पार्टी नेम किरण इंटरप्राइजेस को हमने शूज़ भेजा था। यहाँ ऑर्डर नंबर आप चाहें तो डाल सकते हैं, जो भी ऑर्डर नंबर आपका हो, क्योंकि जॉब वर्क के केस में ऑर्डर लगाना होता है तो ऑर्डर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। टर्म्स ऑफ डिलीवरी डाल सकते हैं, डिस्पैच नंबर डाल सकते हैं, और यहाँ पे जो कैरियर नेम है, किसके थ्रू आप माल भेज रहे हैं उसका यहाँ पे नाम डालना है। और इसके बाद लॉरी रिसिप्ट नंबर, यहाँ पे LLR नंबर आप देख रहे हैं, ये नंबर डालना है, डेट डालना है, मोटर व्हीकल का नंबर डालना है। डालने के बाद एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद जो आइटम्स आप सेंड कर रहे हैं, जिसे अपर लेयर शूज़ में सेंड कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए 125 ट्रैकिंग नंबर आ चुका है। ये ट्रैकिंग नंबर ज़रूरी है क्योंकि ई-वे बिल जनरेट करते समय ये ट्रैकिंग नंबर इम्पॉर्टेंट होता है। फ्यूचर में जब भी जॉब वर्कर माल को वापस करता है प्रिंसिपल को, तो इसी ट्रैकिंग नंबर से वापस किया जाता है, क्योंकि डिलीवरी चालान की एक कॉपी जॉब वर्कर के पास जाती है, वो इसी ट्रैकिंग नंबर से माल को वापस करता है। इन केस यदि टाइम लिमिट के अंदर यदि माल वापस नहीं होता है तो इसी ट्रैकिंग नंबर के आधार पे इनवॉइस जनरेट किया जाता है। क्वांटिटी के 1500 क्वांटिटी था, और इसके बाद 300 हम यहाँ पे रेट डाल देंगे, और 4.5 लाख रुपए वैल्यू आ गई, टैक्सेबल वैल्यू। इसके बाद एंड ऑफ लिस्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे देखिए ये जो है आपको सेलेक्ट करना है गुड्स सेंट फॉर जॉब वर्क। एक लेजर आपको क्रिएट करनी होगी, जैसे कि यहाँ पे आप गुड्स सेंट फॉर जॉब वर्क सेल्स अकाउंट में करेंगे। करने के बाद कंट्रोल ए प्रेस करके बाहर आ जाएंगे, और यहाँ पे सेल्स टैक्सेबल पे क्लिक करना है। यदि इंटर स्टेट होगा तो इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल होगा, और यदि इंट्रा स्टेट है तो सेल्स टैक्सेबल करना है। ठीक है, हालांकि यहाँ पे टैक्सेबल तो हम लिख रहे हैं, लेकिन टैक्स हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये जो जॉब वर्क जो जा रहा है शूज़, ये वापस होने के लिए जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे टैक्स हम नहीं लगाएंगे। और यहाँ पे आने के बाद प्रोवाइड GST डिटेल, तो यस आप यस कर सकते हैं कि मतलब ई-वे बिल के लिए ज़रूरी डिटेल्स इसमें डालना है तो डाल सकते हैं, नहीं तो नो करके आप बाहर आ जाइए। इसके बाद आप यहाँ पे एक्सेप्ट करके आप डिलीवरी चालान जनरेट हो गया। ठीक है, अब बाहर आने के बाद आपको डी प्रेस करना है, और यहाँ पे देखिए डिलीवरी चालान आपका जनरेट हो चुका है। अब हम यहाँ पे प्रिंट पे आएंगे। प्रिंट पे आने पे कंट्रोल P पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे प्रीव्यू आप देख लेंगे। प्रीव्यू देखेंगे तो यहाँ पे देखिए डिलीवरी चालान जनरेट हो चुका है, और ये सारा डिटेल आपका यहाँ पे डिलीवरी चालान का आ चुका है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो टैक्स अमाउंट है यहाँ पे नील दिखा रहा है, क्योंकि टैक्स इसमें लगना नहीं है। बाकी सारी डिटेल आ चुकी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं डिलीवरी नोट आया हुआ है, तो इसको आपको चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे कि बाहर आ जाएंगे। बाहर आने के बाद आप कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे, कॉन्फ़िगर पे क्लिक करना है आपको, और क्लिक करने के बाद आपको नीचे चले आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे चेंज करना है, डिलीवरी नोट की जगह आपको डिलीवरी चालान करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिलीवरी चालान कर देते हैं। डिलीवरी चालान प्रीव्यू करना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों डिलीवरी चालान अब आ चुका है। ठीक है, तो यही डिलीवरी चालान के आधार पे आपको ई-वे बिल जनरेट करना है, और बाकी सारी डिटेल्स है ये आपके ऊपर है। आपके केस में है तो आप फिलअप कर सकते हैं सारी चीज़ें, और उसके बाद टर्म्स ऑफ डिलीवरी और ये सारा डिटेल इसमें आ गया। इस तरीके से आपको डिलीवरी चालान जॉब वर्क के केस में जनरेट करना है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस वीडियो से रिलेटेड यदि कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर